नमस्कार। हमने सामाजिक समूह की चर्चा की। सामाजिक समूह के अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। तो उसमें हमने पाया कि समूह का निर्माण उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि कुछ व्यक्ति अपनी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करें। समूह के निर्माण के लिए अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। साथ ही ये अंतःक्रियाएं अर्थपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि यही समूह को स्थायित्व प्रदान करती हैं। तो सामाजिक समूह के अर्थ को जानने के बाद, उसकी विशेषताओं को जानने के बाद हम जानेंगे कि समूह का वर्गीकरण कैसे होता है। समूह का वर्गीकरण किया गया है, उनको हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों को वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है। फिर भी समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बने मानव समूहों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण के आधार के रूप में सदस्यों की संख्या, स्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार्य तथा सामाजिक संबंधों की गहनता को विशेष महत्व दिया है। तो समूह का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया है और इन्हीं का हम बारी बारी से उल्लेख करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला वर्गीकरण किया है सदस्यों की संख्या के आधार पर। समूह छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, यह उनकी संख्या के आधार पर निर्भर करता है। छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। जॉर्ज सिमेल, जॉनसन तथा होमस ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। होमस ने स्वयं 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया। आपने बताया कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूहों के रूप में है। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियाँ, सभ्यताएं सभी विघटित की गई, तोड़ी गई, उन्हें नष्ट किया गया। लेकिन प्रत्येक सामाजिक विघटन के मध्य भी छोटे समूह अपने अस्तित्व को बनाए रख सके। हम किसी भी ऐसे समाज को नहीं जानते जिसमें ये नहीं पाए जाते हों। छोटे समूह विध्वंसकारी शक्तियों के बावजूद भी अपने को जीवित रख सके। यह सत्य इतना महत्वपूर्ण है कि हमें यह कहने को प्रेरित करता है कि छोटा समूह मौलिक सामाजिक इकाई है। छोटे समूहों की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए आपने बताया है कि इसके सदस्यों में सक्रियता दिखलाई पड़ती है। इनमें अंतःक्रिया का प्रतिमान काफ़ी शुद्धता लिए हुए होता है। ये प्रमुखतः भावना प्रधान होते हैं तथा इनके सदस्य सामाजिक आदर्श प्रतिमानों के कारण एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर तथा पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूह का उल्लेख किया है। इन विद्वानों ने समान हितों के आधार पर बड़े समूह के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मर्टन ने अंतःक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया। फिर भी इतना तो निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक रहते हैं। दूसरा, स्थायित्व के आधार पर समूह को स्थायी एवं अस्थायी समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी समूह तथा शिक्षण संस्था आदि, जिसकी हर समय आवश्यकता बनी रहती है। ये समूह स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर कुछ अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे भीड़ एवं श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बने रहते हैं।
कुछ समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो समूहों की प्रकृति स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की हो सकती है। बोटोमोर ने स्थिर और अस्थिर समूह के बीच समूह के एक विशेष प्रकार अर्ध समूह या आभासी समूह का उल्लेख भी किया है। आपने बताया है कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा योग है जिसमें संरचना अथवा संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक होते हैं। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह अर्ध समूह के उदाहरण हैं। ये अर्ध समूह कभी भी संगठित सामाजिक समूहों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में कोई भी सामाजिक वर्ग कभी भी सामाजिक या राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अंतः समूह और बाह्य समूह। हम की भावना के आधार पर अंतः समूह एवं बाह्य समूह यह वर्गीकरण समनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। समनर ने समूह को दो भागों में बांटा, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जाना जाता है। एक अंतः समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण अंतः समूह के सदस्यों में एकता दिखाई पड़ती है। एक अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ तथा एक अन्य समूह को हीन मानते हैं। एक अंतः समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम बाह्य समूह पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस समूह में भी वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक अंतः समूह में होती हैं। अतः अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के विपरीत विशेषताओं वाले समूह नहीं होकर केवल हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं। दोनों समूह का सापेक्ष दृष्टि से महत्व पाया जाता है। स्वयं का राष्ट्र हमारे लिए अंतः समूह है और अन्य राष्ट्र बाह्य समूह है, परंतु जो राष्ट्र हमारे लिए बाह्य समूह है वही उसके सदस्यों के लिए अंतः समूह होते हैं। अंतः समूह एवं बाह्य समूह का कोई निश्चित विशिष्ट आकार नहीं होता। एक अंतः समूह परिवार जितना छोटा एवं विश्व जितना विस्तृत भी हो सकता है। एक अंतः समूह में वे सब लोग आ जाते हैं जिन्हें हम सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, अर्थात जिनमें हम अपना समझते हैं। हमारा परिवार, हमारी कक्षा, हमारा कॉलेज, हमारा देश ये अंतः समूह है। जिन समूह को हम अपना नहीं समझें वे बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। अंतः समूह के सदस्य एक दूसरे से साधारण, सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, भय तथा संदेह तक की भावनाएं पाई जाती हैं। राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, राष्ट्रों में कई बार एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावनाएं दिखाई पड़ती हैं। वे एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष की भावना पनप जाती है। आगबन तथा निम्कोव का विचार है कि हम में अपने अंतः समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत बाह्य समूह के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है। उनके प्रति भय, संदेह, घृणा आदि के भाव होते हैं। रॉबर्ट बीयरस्ट्रीट ने समूह के बारे में लिखा है कि अंतः समूह और बाह्य समूह कोई वास्तविक समूह नहीं है। एक व्यक्ति हम और वे सर्वनामों का प्रयोग करता हुआ स्वयं इन्हें बना लेता है। इन समूहों के संबंध में बीयरस्ट्रीट ने दो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। प्रथम, अंतः समूह बाह्य समूह को दकियानूस और पिछड़ा हुआ समझता है।
हमें अपने समूह के सदस्यों में अनेक अंतर दिखाई पड़ते हैं, परंतु बाह्य समूह के सभी सदस्यों को हम समान मानकर चलते हैं। अंतः समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में अंतर पाया जाता है, जबकि बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में समानता पाई जाती है। दूसरा, बाह्य समूह के काल्पनिक एवं वास्तविक खतरे से अंतः समूह में एकता एवं सुदृढ़ता बढ़ती है। जब कभी किसी बाह्य समूह के खतरे का डर होता है तो अंतः समूह में एकता सुदृढ़ हो जाती है। इसके अलावा प्रकार्यात्मक आधार पर भी समूह का निर्माण होता है। व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के समूह निर्मित हो जाते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूहों के माध्यम से होती है। नगरों में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संघ, राजनीतिक दल, क्लब, संगीत मंडली आदि दिखाई पड़ते हैं। गिडिंग्स तथा गिलिन और गिलिन नामक विद्वानों ने इन समूह को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूहों के रूप में समझाया है। प्रकार्यात्मक समूह सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोरेनो की मान्यता है कि प्रकार्यात्मक दृष्टि से बड़े समूह में पाए जाने वाले छोटे मैत्री समूह सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज विशेषतः नगरीय क्षेत्रों में व्यक्ति अपने जातीय समूह से उतना घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं है जितना इन प्रकार्यात्मक समूह से है। अब हम बात करते हैं संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप्स। आकांक्षा का आधार संदर्भ समूह, यह भी समूह निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। मर्टन ने इस आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत विवेचना की है। मर्टन ने उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उनकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकनों तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। स्टाउफर तथा उनके साथियों ने अमेरिकी सिपाहियों की आकांक्षाओं, व्यवहार तथा कुंठाओं का अध्ययन किया और उन्हें संदर्भ समूह के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। संदर्भ समूह को परिभाषित करते हुए सेरेफ लिखते हैं कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनमें व्यक्ति अपने को समूह के सदस्य के रूप में से संबंधित करता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होने की आकांक्षा रखता है। ऑटो क्लाइनबर्ग के अनुसार यह वह समूह होता है जिसके आदर्श, मूल्य, आचरण, प्रतिमान आदि को हम आदर्श मान लेते हैं, इसलिए उस समूह से कम मनोवैज्ञानिक तौर पर संबंध बनाए रखना चाहते हैं या संबंध बनाए रखने की आकांक्षा हम रखते हैं। मर्टन की मान्यता है कि सापेक्षहीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्षहीनता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता के भाव जागृत होते हैं और वह किसी अन्य समूह को ऊंचा समझने लगता है, उसे अपने समूह की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगता है। यह अन्य समूह जिससे वह श्रेष्ठ मानता है, जिसका वह सदस्य बनना चाहता है, जिसके अनुरूप व्यवहार करने का, जिसके मूल्यों व जीवन के तरीके को अपनाने का वह प्रयत्न करता रहता है, व्यक्ति का संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह सदैव सापेक्षहीनता के कारण ही नहीं बनते बल्कि महत्वाकांक्षा के कारण भी। व्यक्ति अपनी किसी परिस्थिति से संतुष्ट होते हुए भी किसी लक्ष्य विशेष की प्राप्ति के लिए अथवा अपनी किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी समूह को अपना संदर्भ समूह बना लेता है। अर्थात संदर्भ समूह वो है
जिसके हम सदस्य नहीं होते, लेकिन वो उसका हम सदस्य बनने का आकांक्षा रखते हैं। वे हमारा उद्देश्य होता है, हम उसके प्रति लगन और से उसका सदस्य बनने का प्रयास करते रहते हैं। सामाजिक संबंधों के आधार पर समूह का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। यह भी समूह के वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूह को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया गया है। इस दृष्टि से चार्ल्स स्कूले के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया। बाद के समाजशास्त्रियों ने प्राथमिक समूह से भिन्न विशेषताओं वाले समूह को द्वितीयक समूह के नाम से संबोधित किया। मैकाइवर पेज ने हितों की पूर्ति, भूभाग, सदस्यों के सामान्य व्यवहार, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्तर, अवसर की भिन्नता एवं शारीरिक लक्षण आदि को आधार मानकर समूह का व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।